Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग। ओके। ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कल भी आए थे और आज भी आए हुए हैं? एनीवन इज देयर हु केम यस्टरडे? एनीवन? नो वन? ओके, फाइन। देखिए, जो भी कल नहीं आए थे तो मैं उनको बता देती हूँ। अभी हम इरिगेशन मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम रुचि राजपूत और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, है ना। क्या बहुत है इंट्रोडक्शन। मैं बता देती हूँ कि मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था आपको। कल हमने सिलेबस कवर कर लिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि क्या इंपोर्टेंस है इरिगेशन मैनेजमेंट का आपके जीआरएफ एसआरएफ एग्जामिनेशन में, है ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके हर साल, चाहे वो 2020 से लेकर 24 तक का, मैंने आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस दिया था कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी से आए थे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल से आए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जीआरएफ में आए हुए थे। इस तरीके से आप लोग कल ये समझ गए थे कि हाँ, ये इंपोर्टेंस है आपका इरिगेशन मैनेजमेंट में। और जो भी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि मैम हम कल आए नहीं थे तो हम ये कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो अभी शाम तक आपकी, मतलब रात तक आपकी जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे डल जाएगी। एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका पोर्शन रह गया उसको। फिर अब हमने ये जान लिया कि सिलेबस क्या था, है ना। और हमने ये भी जान लिया कि इरिगेशन मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीआरएफ एसआरएफ एग्जामिनेशन में। लेकिन इतना जानने के बाद में अब हम और क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम क्या करें। हमें एक पाथ तो मिल गया कि हाँ ये है, पर हम इसमें चलें कैसे। तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बुक्स की एंड स्ट्रेटेजीज की। वो भी मैंने कल आपको पूरा बहुत अच्छे से बता दिया था कि जो भी डाउट थे बच्चों के क्लियर कर दिए थे। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा कौन से टॉपिक्स हैं जिससे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थ्योरी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, और इनसे किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से अभी तक आ चुके हैं, ये भी कल मैंने आपको बता दिया था और कैसे उनको कवर करना है, ठीक है। फिर हमने वर्ल्ड की वाटर स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट किया था पूरा कि हमारे वर्ल्ड में क्या कंडीशन है वाटर की, ठीक है। तो यहां से हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास में टोटल कितने रिसोर्सेस हैं वर्ल्ड में, उसमें से कितना सी वाटर है, कितना फ्रेश वाटर है, कितना हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री डोमेस्टिक में यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे वाटर फुटप्रिंट वगैरह की भी बात बहुत अच्छे से कर ली थी, ठीक है ना। ये भी हमने बात कर ली थी कि कौन सी कंट्री है जिसका वाटर फुटप्रिंट ज्यादा है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी, ठीक है। हाँ, अब हमने कल एक पढ़ा था कि पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है इंडिया में, पढ़ी थी अपन ने, है ना। और ये मैंने आपको बताया था 1951 से लेके 2050 तक कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और वाटर अवेलेबिलिटी कैसे डिक्रीज होती जा रही है ना। आपको बताया था 2025 में अपने पास में 141 अप्रोक्स 141 करोड़ के आसपास अपनी पॉपुलेशन हो गई है और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो 1341 मीटर क्यूब पर ईयर है। 1341 मीटर क्यूब पर ईयर। अगर आप इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मीटर क्यूब को 100, मतलब जो भी मीटर क्यूब में है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि पर ईयर बेसिस पे है ना। इसे आपको अगर कन्वर्ट कर, आपको पर डे बेसिस पे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप 365 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए फिर आपको पर लीटर बेसिस, पर डे बेसिस पर कितना कम लीटर पानी मिलता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको पर डे बेसिस पर पर कैपिटा जो वाटर की नीड है वो 5000, एटलीस्ट 5000 लीटर है, जिसमें आपका वर्चुअल वाटर भी इंक्लूडेड था, ठीक है। यहां तक मैंने कल आपको इससे आगे भी करवा दिया था, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो जो भी बच्चे हैं, ऐसा कोई है जो कल था यहाँ पर? एनीवन?
यस मैम। ओके फाइन, आप थे? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है अब, ठीक है? मतलब बता पाओ तो बहुत अच्छा है, पर आपको एक कल आप थे तो आपको एक रूल भी पता होगा। अनिल सर, हेलो हेलो। हाँ, आपको ना जो भी बच्चे क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं उनका नाम नोट करना है, और अगर वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको हर क्वेश्चन पे 5% का डिस्काउंट देना है। दिस इज अ गिव अवे, है ना? हाँ, तो आप लिखते जाइएगा। हाँ चलिए ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इंडिया वाटर स्केयर है या वाटर स्ट्रेस्ड है। इंडिया जो है, स्केयर्ड। इंडिया वाटर स्ट्रेस्ड है या वाटर स्केयर है? अच्छा, क्यों है वाटर स्केयर ये बताइए। स्ट्रेस्ड है या फिर स्केयर है? और इनका मतलब क्या होता है स्ट्रेस्ड और स्केयर? हम कब बोलेंगे कि कोई भी कंट्री स्ट्रेस्ड है, और हम कब बोलेंगे कि कोई भी कंट्री में स्कैरसिटी है वाटर की? ये भी बता दीजिए अगर किसी को पता हो तो। एनीवन, 5% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन पे 5% का डिस्काउंट है। यानी अगर आप 20 क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं जब तक फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो फी है वो माफ हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं देना, और आप पूरा एक साल पढ़ सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? देखिए, आप सभी को पता है कि एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है? अभी अगर हम रिसेंट में देख लें तो 1700 से कम है ना? ठीक है ना, 1700 से कम है अपनी इंडिया में। अगर किसी भी कंट्री में वाटर की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा बेसिस पे 1700 क्यूबिक मीटर से कम होती है तो उसे हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री बोलते हैं। लेकिन अगर वाटर की अवेलेबिलिटी और कम हो जाए, और कितनी हो जाए? 1000 क्यूबिक मीटर या फिर 10 लाख लीटर पर ईयर से कम हो जाए तो उसे हम वाटर स्केयर कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताइए हम स्ट्रेस्ड कंडीशन में हैं या फिर स्केयर कंडीशन में हैं? अब तो सिंपल ही है, हमारे पास में 1700 से कम है लेकिन 1000 से तो ज्यादा है ना। राइट और रॉन्ग? स्ट्रेस होगा। हाँ, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इंडिया की। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कल मैंने वर्ल्ड लैंड के बारे में पूरा बता दिया था कि कितने परसेंट है इरिगेटेड, कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया, ये सारा अपन ने कवर कर लिया था। अब अपन ने जहां से छोड़ा था, और जिनको भी ये लग रहा होगा कि हमारा कवर नहीं हुआ है, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन आप हमारा एग्री डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, मतलब अपलोड कर देंगे, है ना? हाँ, कल यहाँ पे थोड़ा सा और हम ऐड करके लाए हैं अभी, है ना? कल ये मैंने पढ़ा दिया था, टोटल प्रेसिपिटेशन जो है वो 400 मिलियन हेक्टर या फिर 4000 क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक किलोमीटर है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। पर हाँ, इसमें ये कैसे आया था ये भी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये डेजर्ट ही क्यों आई है ना? इसमें अपन को क्या करना है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है और एनुअल रेनफॉल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है अब मुंशीराम की ज्यादा हो गई है ना, एज कंपेयर टू चिरापुंजी। चिरापुंजी सेकेंड नंबर में आएगा, ठीक ना? फिर हमने ये भी कल देख लिया था कि मिनिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल कहाँ की है, आप सभी को बता दिया था वेस्टर्न राजस्थान की है, ठीक है ना? पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है जो कि पीवाईक्यू है। ये जो क्वेश्चन मैं उठा के लाई हूं ना, ये पीवाईक्यू है, ठीक है ना? ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कोल्ड डेजर्ट की है, कोल्ड डेजर्ट की है या फिर हॉट डेजर्ट की है। ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है, तो आंसर आएगा कोल्ड डेजर्ट की है ना? जैसे लद्दाख है ना, तो वहां की जो मिनिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कम है, मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो कम है। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी बताया था कि लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है एसआरएफ का,
ठीक है, अब हम जहां से नहीं कंटिन्यू हुआ था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपना कंटिन्यू नहीं हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया था ना जो भी कल यहाँ पर थे? हाँ या ना बताइए। यस मैम। है ना? चलिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ एनुअल वाटर बजट के बारे में। ठीक है ना, कि आपके पास में जो वाटर होता है उसका वाटर बजट, बजट तो आप सभी समझते हैं ना, जैसे अभी अभी जो निर्मला सीतारमन मैम है उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया था, है ना? तो वैसे ही हर चीज का वाटर बजट होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में जो टोटल रेनफॉल है, तो टोटल रेनफॉल आ कहाँ से रही है ना? जैसे टोटल रेनफॉल आपकी हुई है ना, तो अब ये रेनफॉल जाएगी कहाँ कहाँ? जैसे आप लोग बजट में देखते हैं ना, तो ये बताते हैं कि हाँ इतने करोड़ का बजट है और फिर उसको यहाँ यहाँ यूज करना है। ठीक है ना, तो वैसे ही अपन ने टोटल रेनफॉल देख लिया, कितना था? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। ठीक है ना, अब इसका हो क्या रहा है ना? वो तो हमने पहले भी जब देखा था ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि कितना सरफेस फ्लो हो रहा है ना, कितना रिचार्ज हो रहा है, वो हमने वहां पर भी देखा था, पर हम यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं। तो टोटल रेनफॉल जो होती है ना, उसका क्या हो जाता है? कुछ सरफेस फ्लो हो जाता है, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा? कुछ ग्राउंड वाटर जो रहेगा वो रिचार्ज हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाता है? इवापोर ट्रांसपिरेशन हो जाता है। यही कल तीनों चीजें अपन ने पढ़ी थी, है ना? तो अब इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि कितना कितना जो है वो पोटेंशियल फ्लो हो रहा है रिवर्स में, है ना, कितना नेचुरल रिचार्ज हो रहा है और कितना इवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर हम 4000 किलोमीटर क्यूब, या फिर मैंने आपको ये बताया था ये 4000 एग्जैक्ट नहीं आता है, ये कितना आता है? 3838 आता है, और इसे हम राउंड फिगर में करके कितना कर लेते हैं? किलोमीटर क्यूब कर लेते हैं, 4000 किलोमीटर क्यूब कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा 100% प्रेसिपिटेशन है। इसका 48.7%, कितना? 48.7% जो होता है वो पोटेंशियल फ्लो हो जाता है रिवर में, मतलब ये पानी जो होता है वो रिवर में चला जाता है। ये आपको याद रखना है, ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है और ये जेआरएफ 2023 का पीवाईक्यू है, ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो जितना भी आपका 4000 किलोमीटर क्यूब जो आपका रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है, उसका 48.7% रिवर में चला जाता है। मतलब अगर अपन इसका 48.7% निकालेंगे तो ये 1869 किलोमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये इतना यहां से क्या हो गया? माइनस हो गया 4000 में से। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा? कुछ नेचुरल रिचार्ज हो जाती हैं, जो आपके एक्वाफर वगैरह होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। वो कितना होते हैं? 11.3%। जो टोटल प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसका 11.3% वाटर जो होता है वो नेचुरल रिचार्ज, मतलब जो एक्वाफर वगैरह होते हैं उनको रिचार्ज करने में यूज हो जाता है। ठीक है ना, अगर हम 4000 का 11.3% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 423 किलोमीटर क्यूब, है ना? अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 1869 एंड 423, है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? टोटल हो जाएगा 2300 अप्रॉक्स, है ना? मतलब टोटल अगर हम 48.7 एंड 11.3 को अगर हम जोड़ते हैं, है ना, तो आपका 60% जो वाटर है वो पोटेंशियली यूज हो जाता है ना? क्योंकि अगर वाटर रिवर में गया तो भी आप उसे यूज कर सकते हैं, अगर नेचुरल रिचार्ज हुआ मतलब एक्वाफर वगैरह रिचार्ज हुए तो भी आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना? जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया, उसी से तो पानी, जो नेचुरल एक्वाफर होते हैं उन्हीं से हम निकालते हैं ना पानी को। 60% क्या हो जाता है आपका? पोटेंशियली वाटर यूज हो जाता है, लेकिन 40% रिमेनिंग जो 40% हो जाता है वो इवापोर ट्रांसपिरेशन हो जाता है उसका, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। 40% आपके 4000 का 40% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ईटी के थ्रू, मतलब 1537 किलोमीटर क्यूब। ये इतना आपका क्या हो जाता है? ईटी
इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस हो जाता है। तो अब आपको क्वेश्चंस ऐसा पूछा गया था कि आपको ये दिया हुआ था, एक सीक्वेंस दिया हुआ था कि कौन सा ऐसा मतलब आपको सीक्वेंस बताना था कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है जिसमें वाटर का सबसे ज्यादा यूज हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी के बेसिस पे, है ना। तो वहां पे दिया हुआ था प्रेसिपिटेशन, नेचुरल रिचार्ज, है ना, फिर सरफेस पोटेंशियल फ्लो इन रिवर, है ना, और ईटी। तो आपको ये बताना था। तो आपको पता है कि जो वाटर है वो 100% कहाँ यूज हो रहा है, आपके प्रेसिपिटेशन में 100% वाटर है, मतलब सबसे ज्यादा वाटर है। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, 48.7% कहाँ पे यूज हुआ था, आपके जो रिवर्स थे, है ना, उसको रिचार्ज करने में हुआ था 48.7। फिर 40% कहाँ पे हुआ था, ईटी, इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस में हुआ था। और फिर सबसे कम कहाँ पे हुआ था, आपके नेचुरल रिचार्ज में, जो कि 11.3% था। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आती है आपकी। सबसे पहले आपका आता क्या, प्रेसिपिटेशन, फिर आता आपका पोटेंशियल फ्लो इन रिवर, देन आपका आता ईटी, एंड देन आपका आता नेचुरल रिचार्ज। क्या किसी ने ये क्वेश्चंस देखा था लास्ट ईयर का, आपके जेआरएफ का क्वेश्चन था? नहीं, चलो ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप अगर जाके देखेंगे तो आपकी जो मैंने बताया था ना कल, सबसे बेस्ट बुक है इरिगेशन एग्रोनॉमी की, एसआरएडी की, है ना, उसमें ऐसा बिल्कुल पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है ये, लेकिन एकदम बिल्कुल साइड में ऐसा दिया हुआ है तो लोग ध्यान नहीं देते, और इसी से पूरा पूरा क्वेश्चन उठ के आ गया था। अब आप चाहें ना तो यहां से आप आराम से याद कर सकते हैं कि आपका 100% प्रेसिपिटेशन था, जिसमें से 48.7% रिवर फ्लो हो गया, है ना, मतलब रिवर में चला गया, और 11.3% रिचार्ज हो गया। इन दोनों को आपने सम अप किया, 60% आया, रिमेनिंग जो 40 था वो ईटी लॉस हो गया। आपका ये पूरा 100% यूज हो गया। बजट का मतलब तो यही है ना कि हमारे पास में इतना है और वो उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया होगा। और सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था। हाँ, अब ये चीज जान लीजिए कि आपके पास में एक और मैं पीवाईक्यू बता रही हूं आपको, कि आपके पास में ये जो 4000 किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर है ना, इसका 1869 किलोमीटर क्यूब जो वाटर है वो सरफेस वाटर और रिप्लेनेसेबल वाटर दोनों मिला के है ना, जो कि हमारे लिए क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये अवेलेबल लेकिन ये अवेलेबल वाटर का भी पूरा हम यूटिलाइजेशन नहीं करते है ना, मतलब जो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन होता है ना, ये पूरे इस 1869 किलोमीटर क्यूब का भी नहीं होता है। इसका सिर्फ 60% ही क्या होता है, यूज होता है। ठीक है ना, बेनिफिशियल यूजेस के लिए। ठीक है, जिसमें अगर हम इसका 60% निकालेंगे तो ये आएगा 1122 किलोमीटर क्यूब। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ, कितना परसेंट, 60%, है ना। अब ये जो 60% है, 1122 किलोमीटर क्यूब जो यूज हो रहा है वाटर, है ना, जो एक्चुअल में हम जैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, हमारे लिए बेनिफिशियल यूज के लिए हम यूज कर पा रहे हैं उसे, है ना, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसके दो सोर्सेस हैं, मैंने बताया, एक सरफेस और दूसरा ग्राउंड वाटर। तो सरफेस से कितना आता है, सरफेस से आता है 690, और ग्राउंड वाटर से हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, 433 किलोमीटर क्यूब। ये डिजिट भी आपको याद रखनी है, ये भी प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू है ना। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा ना कि हमारे यहाँ की जो मेजर रिवर बेसिन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना है, जिसका लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है 11 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन, मैम सुंदरवन डेल्टा फॉर्म करती है। हाँ ठीक है। और अनिल सर, आप जो भी स्टूडेंट कुछ भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, अच्छा सा, मतलब जो भी स्टूडेंट अवेयर है थोड़ा सा, उनका नाम लिखते जाइएगा। ठीक है, अब आपको एक और क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, एक और क्वेश्चन बता रही हूँ जो कहीं मतलब किसी स्टेट एग्जाम में आया था, वो कि जितनी भी रिवर है ना, सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है।
सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, चाहे आप कावेरी ले लो, है ना, सारी जितनी भी रिवर हैं। और ये कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल पे जाके लास्ट में मिल जाती है, एक्सेप्ट 2 रिवर जो कि बेस्ट फ्लोइंग है, वो है आपकी नर्मदा एंड तापी। और नर्मदा एंड तापी ये जो रिवर होती है ना, ये जाके आपकी एशियन सी से जाके मिल जाती है, क्योंकि बेस्ट फ्लो होती हैं। और ये क्या होती हैं, ईस्ट फ्लो होती हैं, जितनी भी रिमेनिंग नदी है। तो आपको सिर्फ 2 याद रखनी है कि सारी नदी ईस्ट फ्लोइंग है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया, है ना। लेकिन सिर्फ 2, नर्मदा एंड तापी बेस्ट फ्लोइंग है, जो कि जाके एशियन सी में जाके मिल जाती हैं। ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूं, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, एक और क्वेश्चन से बहुत, मतलब ये जो जितना भी स्टेट यहाँ पे है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन हो, जेआरएफ हो, एसआरएफ हो। और ये जेआरएफ से ज्यादा एसआरएफ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एसआरएफ का स्टूडेंट है तो प्लीज वो अवेयर रहिए इस चीज से, ठीक है। अब बताइए एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना है, एनुअल पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कितना है इंडिया का, एनुअल पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन। एनुअल पीईटी किसी को पता है एनुअल पीईटी कितनी है अपने इंडिया की? 1771 mm है। जैसे हमने पढ़ा था ना प्रेसिपिटेशन के बारे में कि टोटल प्रेसिपिटेशन कितना है, फिर मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है, फिर मिनिमम प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है। वैसे तो हमें पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन या इवापोट्रांसपिरेशन के बारे में पता होना चाहिए ना, कि मीन कितना है, फिर मैक्सिमम कितना है, फिर मैक्सिमम अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है ना। तो मैक्सिमम जो ईटी है वो कहाँ की है, आंध्रा की है, आंध्र प्रदेश की, दैट इज 2052 mm। और मिनिमम कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की, दैट इज 1239 mm। ये आपको यहाँ पे कुछ समझने का नहीं है, ये डिजिट है जो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। अभी मैंने लास्ट में ना इसमें क्वेश्चंस भी कंपाइल किए हुए हैं, आप लोग देखोगे एसआरएफ में हर साल इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। और जेआरएफ में भी, अगर एसआरएफ में भी आ रहा है तो आप लोगों ने देखा है कि जेआरएफ का ट्रेंड मतलब जो भी आईसीआर एग्जाम है ना, उसका ट्रेंड होते टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी क्विक ट्रांजिशन होता है इनमें। तो जितने जेआरएफ, एसआरएफ और नेट एस्पिरेंट है, उनको ये एटलीस्ट जो नॉर्मल इरिगेशन से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वो तो आपको याद रखनी है डिजिट, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा था 2022 में, हाँ 2022 या 23 के एसआरएफ में पूछा था। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि ऐसी कौन सी नदी है, मतलब रिवर है अपनी कंट्री में, मतलब इंडिया में, जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेबल फ्लो है, मैक्सिमम यूटिलाइजेबल फ्लो है। आप सभी को पता है अपने यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पता है कि नहीं? गंगा। हाँ, गंगा, राइट। गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन एसआरएफ में पूछा गया था। आप सोच सकते हैं, पता है जब आप बैठ के एक बार पेपर को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर बहुत बाहर से नहीं आता है, पेपर आता आपकी बुक से है, आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से है, लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। बस इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई ये चीज यहाँ से आई है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है। हाँ, अब चलो, एक ये सारा ना आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, हमारी कंट्री में 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर जो है वो प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिसका हमने ये भी समझ लिया कि 60% जो है वो हम उसे यूज कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ रही है?
यार इतना सफिशिएंट पानी है ना, बारिश हो तो रही है, फिर क्यों हम इरिगेशन की साइड मूव कर रहे हैं? या फिर ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आप बिना इरिगेशन के आप खेती नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? इतना तो हो रहा है। मैम मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हाँ, पूरे ईयर में जो रेनफॉल होती है वो यूनिफॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। जैसे कि आप देखेंगे प्री मानसून जो होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा किससे, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है उससे बारिश होती है ना, जो कि टोटल रेनफॉल का 80% कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है। राइट और रॉन्ग? और रिमेनिंग जो 20% या फिर हम कह सकते हैं 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर जो बारिश होती है वो रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो 4 महीने हैं उसमें 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर बारिश हो गई। सोचो, एकदम से इतनी सारी बारिश हो गई। और जो रिमेनिंग 8 महीने हैं उनमें सिर्फ 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर ही बारिश होती है, सिर्फ 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर ही। बस यही रीजन है। और दूसरा रीजन क्या है, एक तो पूरा ईयर में, मतलब ऐसा नहीं कि हर मंथ में या फिर हर डे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और दूसरा प्लेस टू प्लेस भी वेरी कर रही है। जैसे हमने अभी पढ़ लिया मुंशीराम, चिरपुंजी, इनमें क्या है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन जो बेस्ट राजस्थान है, कोल्ड डेजर्ट एरियाज हो गए, वहां पे बहुत कम हो गया, है ना। तो एक तो टेम्परेरल वेरिएशन भी है, दूसरा स्पेशल वेरिएशन भी है, स्पेशियल वेरिएशन भी है, ठीक है ना। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम इरिगेशन की साइड में मूव करते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था इसी साल एसआरएफ 2024 में, अगर किसी ने दिया होगा तो उसे पता होगा। इसमें एक सीक्वेंस आया था, आपको एक क्रोनोलॉजी दी हुई थी जिसे आपको वो करना था, बताना था कि कौन सी क्रोनोलॉजी सही है। उसमें 3 थे, एक था प्री मानसून, है ना, मतलब किसमें सबसे ज्यादा बारिश हो रही है उसका आपको सीक्वेंस बताना था। प्री मानसून था, विंटर था और पोस्ट मानसून था, ठीक है। इसकी आपको क्रोनोलॉजी बतानी थी कि किसमें सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, फिर उसमें किसमें इससे कम बारिश हो रही है ना। तो ये याद रखिएगा, ये सबको पता है। देखो यहाँ पे जो जिनने भी पेपर बनाया उनने क्या किया, यहाँ पे जो जून से सितंबर के बीच का था, मतलब जहां पे साउथ वेस्ट मानसून से बारिश हो रही थी, सबको पता है 80% बारिश यहीं पे हो रही है। जब उनने ऑप्शन रखे तो इसको हटा दिया। उनने किनको इंक्लूड किया, प्री मानसून को जो कि मार्च से मई के बीच में आता है, पोस्ट मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है, और विंटर मानसून जो कि जनवरी से फरवरी के बीच में आता है। अब इसमें बताना था कि किसमें सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, फिर किसमें, फिर किसमें। किसी को आइडिया है? यहां से देख के भी बता सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश जो होती है आप सभी को पता है जून से सितंबर के बीच में होती है। फिर उसके बाद में मार्च से मई जो कि क्या है, प्री मानसून है। फिर उसके बाद में पोस्ट मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर में आता है, एंड देन विंटर मानसून। सबसे कम बारिश जो होती है आपके विंटर मानसून में होती है, अराउंड ये होती है आपके 50 या 60 mm के आसपास होती है, बस इतनी ही होती है आपकी 50 to 60 mm। बताइए, एक छोटी सी चीज से कितना अच्छा क्वेश्चन, और उनने इतना सही दिमाग लगाया कि उनने इसको पहले ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये सारे बच्चों को पता होता है। और विंटर मानसून भी आप गैस कर लोगे कि हाँ विंटर मानसून में कम होगी, लेकिन प्री मानसून में ज्यादा होती है, पोस्ट मानसून में ज्यादा होती है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मानसून सीजन होता है जून से सितंबर, फिर प्री मानसून, फिर पोस्ट मानसून और फिर विंटर मानसून। क्लियर है? यस मैम। एक तो ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है जिसकी वजह से हम इरिगेशन के साइड मूव करते हैं, दूसरा स्पेशियल वेरिएशन होता है जिसकी वजह से हम इरिगेशन को ऑप्ट करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए इरिगेशन होता क्या है। अब हम आते हैं इरिगेशन में। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि इरिगेशन मतलब, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पूरा वर्ल्ड का स्टेटिस्टिक्स पढ़ा कि हाँ ये कंडीशन है, ये चीजें होनी है। और जो लोग कल प्रेजेंट रहे होंगे उनको पूरा एक समझ में आया होगा कि हमने कितने सिस्टमैटिक पढ़ा हुआ है ना। अब
अब हमने पहले हमने पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडिया के बारे में अच्छे से पढ़ा कि क्या उसका रेनफॉल पैटर्न है, कहाँ कितना बारिश हो रही है ना, कितना पीटी है ना, सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब हम आए कि हाँ, अब हमें इरिगेशन की समझ में आ गया कि इरिगेशन की जरूरत क्या है। क्यों? बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर और स्पेशियल वेरिएशन है। ठीक है, अब आप बताइए कि इरिगेशन होता क्या है। यहां से इरिगेशन आपका अभी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। आर्टिफिशियल मैम सप्लाई। वेरी गुड, मुझे यही एक्सपेक्टेड था। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। कितने लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं? कितने लोग? हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ इट? एनीवन? मोहित शर्मा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही डेफिनेशन नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। कोई और है जो बता सकता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इरिगेशन। इसके अलावा भी इरिगेशन क्या होता है? एक्चुअल में आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर वी कांट से कि इट इज इरिगेशन। अगर हम प्रॉपर कहना चाहते हैं तो क्या होता है, हर बात को एक प्रेजेंट करने का ना एक तरीका होता है। और मैं ये बता रही हूँ कि ये मुझे ना बहुत अच्छे से याद है कि हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर को हम इरिगेशन नहीं बोल सकते है ना। उसके पीछे एक बात बता रही हूँ, मैं एमएससी में थी फर्स्ट ईयर में, जब हमारा इरिगेशन मैनेजमेंट करके एक कोर्स होता है, अगर कोई एमएससी में है तो उसे पता होगा, एग्रोनॉमी वालों को। तो मेरे ही गाइड जो थे डॉक्टर एमएल केवट, बहुत अच्छे बीट साइंटिस्ट हैं, आप लोग कभी देखिएगा, उनके रिसर्च पेपर वगैरह आपको लोग को मिलेंगे। तो उनने हमसे ये पूछा इरिगेशन मैनेजमेंट में, सबसे पहले तो यही बताइए कि इरिगेशन होता क्या है। और हम सबने यही बताया, इरिगेशन मैनेजमेंट मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। और हमें लगा ये तो सही है, पर हमारे सर ने कहा नहीं, वी कांट डिफाइन इट लाइक दैट। कोई और है जो बता सकता है? जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर कैसे बोल सकते हैं हम? जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर का मतलब तो वो है ना कि अपन को वाटर को बहुत अच्छे से यूज करना है, ऐसा करके। देखो, बेसिकली हमें इरिगेशन क्या है, और हम इरिगेशन नहीं, हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन जहां पे वर्ड आता है वो डेफिनेशन गलत है, पर मैं ये कह रही हूँ ये ऐसा उतनी एक्यूरेट नहीं है, उतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो एक जो डेफिनेशन होती है ना, मैं आप लोग को एक बात बता रही हूँ, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ तो इसलिए शायद हम लोग को ये बातें समझाई जाती हैं, है ना। तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, कोई भी जो डेफिनेशन है ना, जब आप बोल रहे हैं तो उस पूरी डेफिनेशन में उस जो वर्ड है उसका पूरा मतलब समझ में आ जाना चाहिए पूरा, कि हाँ हम ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप कभी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि क्या जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है वो पूरे एग्जैक्ट मीन को डिफाइन कर पा रही है। डेफिनेशन का मतलब ही क्या है कि उस पूरी चीज को एक ही बार में डिफाइन वो कर दे। ठीक है, देखिए क्या होता है, अब मैं बता रही हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए ये है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, है ना। मैं आप लोग को पहले बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर हम उतना एग्जैक्ट क्यों नहीं मानते, पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट नहीं, मतलब सही नहीं है, पर मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट नहीं है, उतना एक्यूरेट नहीं है। देखो, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर क्या है, ये आपका लगा हुआ है पाइपलाइन, है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, मतलब है ना, यहाँ पे हम पानी दे रहे हैं। अब इसमें क्या आप लोग को समझ में आया कि हम कितना पानी दे रहे हैं, हम कब पानी दे रहे हैं, इसमें कहाँ पे ये बातें डिफाइन हुई है। हम कितना भी पानी दे दे और कभी भी दे दे क्या? ऐसा हम नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी गलत हो जाती है, पर आई एम नॉट सेइंग कि गलत है ना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते गलत है, बस हम ये कह सकते हैं कि उतना एक्यूरेट डिफाइन नहीं करती है। चलिए, तो फिर हम आ जाते हैं इस पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप लोग को दिख रहा है कि ये डायग्राम, या थोड़ा और जूम करूं? ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को ये वाला डायग्राम या नहीं? हाँ या ना बताइए। यस मैम। है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये वाटर है, यहाँ पे आपको पता है ये सॉइल जो माइक्रोपोर्स होते हैं और कुछ मैक्रोपोर्स भी होते हैं, उनमें भी पानी होता है ना। लेकिन अगर हम कैपिलरी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ अपने माइक्रोपोर्स में पानी हो जाएगा, ठीक है। ये पानी है, यहाँ से क्या कर रही है, जो रूट है वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करेगी, है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है कुछ वाटर को यूटिलाइज कर लेगी और बाकी रिमेनिंग वाटर को ये क्या कर देती है, ट्रांसफायर कर देती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब प्लांट ने वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब किया, है ना, तो यहाँ पे पानी की कमी हुई, मतलब ये जो माइक्रोपोर्स थे ना उसमें पानी की डिफिशियंसी हुई, और इसी पानी को, इसी वाटर को जो माइक्रोपोर में प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी सॉइल में प्रेजेंट है नियर द रूट, जब उसमें डिफिशियंसी हो जाती है, जब उसमें पानी की कमी होती है, उसी पानी को हम रिफिल करते हैं यानी रिप्लेनिश करते हैं वाटर को, है ना। यहां से हमें समझ में आया कि हम कितना पानी देंगे, जितना इस प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया है, या फिर हम कह सकते हैं जितना यहाँ पे वाटर की कमी हो गई है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। और कब देंगे, जब यहाँ पे वाटर की हमें समझ में आएगा कि हाँ कमी हो गई है। अमाउंट कितनी, जितना इस वाटर ने अपटेक किया, और कब देना है, जब यहाँ पे ये डिफिशियंसी हो जाएगी, ये माइक्रोपोर क्या हो जाएंगे, खाली होने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत एग्जैक्ट डेफिनेशन ये आती है कि इरिगेशन इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल वाटर स्टोरेज इन द प्लांट रूट जोन थ्रू मेथड्स अदर देन नेचुरल प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेथड्स का यूज करते हैं। ये जो सॉइल वाटर स्टोरेज है ना नियर द प्लांट रूट जोन, जब ये खाली होने लगता है तो हम इसे रिप्लेनिश्ड करते हैं, इसे हम वापस से रिफिल करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स का यूज करते हैं अदर देन नेचुरल प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे हम नेचुरल प्रेसिपिटेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हमने कहा कि हम नेचुरल प्रेसिपिटेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब हमने इनडायरेक्टली डिफाइन कर दिया कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, पर इसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया कि हमें कितना देना है और कब देना है। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? तो मैम ये तो प्रिसीजन हो जाएगा ना। ये प्रिसीजन कैसे हो जाएगा, मतलब प्रिसीजन, हाँ हम दूसरे वे में कह सकते हैं प्रिसीजन हो गया, लेकिन क्या हम पानी इतना दे देते हैं, चलो ठीक है हमें मान लेते हैं कि प्रिसीजन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हम, जब हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन भी करते हैं वाटर का, तो आप कितना भी पानी दे दोगे, आप कितना पानी दोगे, जब आप आगे पढ़ोगे ना कि आपको जो पानी है अपना वो कैपिलरी वाटर पे रखना है, मतलब जब आपका 50% अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लीट हो जाएगा, है ना, तब आपको पानी देना है। आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो उसका मतलब भी तो यही कहता है ना कि जब आपका यहाँ पे जो वाटर स्टोरेज है वो क्या हो गया है, खाली हो गया है, तब आपको वाटर वहां पे प्रोवाइड करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे बहुत सारा पानी भर दो, मैक्रोपोर भी भर जाए, माइक्रोपोर भी भर जाए। अगर मैक्रो माइक्रोपोर दोनों भर जाएंगे तो सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी। जब सैचुरेशन कंडीशन आ जाएगी तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और जब एनारोबिक कंडीशन आ जाएगी तो प्लांट अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट सम प्लांट, दैट इज राइस, क्योंकि उसमें एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर, कि जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही हमें देना होता है। अच्छा, हाउ वी कैलकुलेट कि हमें दिस मच ऑफ अमाउंट वाटर देना है? हम भी ऐसे ही देते हैं ना कि प्लांट ने कितना अपटेक किया, है ना, कितना जो है वो नीचे आ गया, मतलब विड्रॉ हो गया सॉइल से, है ना, कितना ईटी इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस हो गया। ऐसा पूरा करके ही हम वाटर रिक्वायरमेंट निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, बताएं आप, सही है गलत, हाँ या ना? एग्री है तो बताएं, नहीं है तो बताएं। यस मैम। है ना, इसलिए कभी भी जब भी आपको इरिगेशन को डिफाइन करना है, सिर्फ एक वर्ड को याद रखिएगा, दो, एक रिप्लेनिशमेंट और दूसरा मेथड अदर देन नेचुरल प्रेसिपिटेशन। जब आपने बोला आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, आपने बोल दिया
मेथड अदर देन नेचुरल प्रेसिपिटेशन। लेकिन जब आपने रिप्लेनिशमेंट भी लगा दिया तो आपने ये लगा दिया कि हमने जितना वाटर प्लांट ने लिया है या प्लांट ने यूज किया है या फिर जो आपका सॉइल वाटर स्टोरेज है उससे जितना वाटर लॉस हुआ है आपको सिर्फ उतना ही वाटर को रिफिल करना है। दैट्स इट। I think you all agree with me. If you are not, then ask me. ठीक है, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। अब आपको पता है कि हम इरिगेशन क्यों करते हैं, ताकि जो क्लाइमेटिक अनसर्टिनिटी है उसे कॉप अप कर सकें, है ना। जो सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड एरियाज हैं, है ना, वहां पे हम जब ड्राई स्पेल आ रहा है ना, 10 डेज का 15 डेज का, है ना, तो उस टाइम पे हमारी जो क्रॉप है वो ड्रॉट के कारण हार्म ना हो, इसलिए हम इरिगेशन देते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब हम आ गए इरिगेशन के बारे में। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया इरिगेशन है क्या। अब आपको कल मैंने बताया था कि हमारे पास में जो टोटल नेट सोन एरिया है उसका इतने परसेंट वाटर जो है, इतने परसेंट एरिया जो है, कुछ एरिया बताया था वो इरिगेटेड है। कोई बताएगा कितने परसेंट? और मैंने ये भी बताया था इतने मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो अपने यहाँ इरिगेटेड है, ये भी कल मैंने बताया था। मैम अप्रॉक्स 68% 68%? मैंने ये बताया था 45%। जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया कितना है? 141 नेट सोन एरिया अपने इंडिया का। 141 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो नेट सोन है। इसका 45% जो है वो इरिगेटेड है। जब आप इसका 45% निकालेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आएगा? 65 मिलियन हेक्टेयर। तो ये डेजर्ट याद रखिएगा, ये 65 से लेके 67 तक भी जा सकता है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आपका जो नेट सोन एरिया है उसका 45% एरिया जो है वो इरिगेटेड है। ठीक है, अब ये बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके टोटल एरिया में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो इरिगेटेड है? टोटल एरिया पंजाब। पंजाब, राइट। कितना परसेंट? More than 90%. हाँ, 98.6%। पंजाब पहला हो गया, पंजाब जिसके टोटल एरिया का 98.6% कवर है। ठीक है, देन हरियाणा, सेकंड हरियाणा, हरियाणा का 91.4% कवर है। यूपी का 79.7%। देन बिहार, बिहार का 69.3%, वेस्ट बंगाल का 64 एंड तमिलनाडु का 58.8%। एरिया जो है वो कवर्ड है इरिगेशन, वहां पे इरिगेशन देते हैं। मतलब टोटल अगर 100% है ना, तो उसका 58.8% जो है तमिलनाडु का एरिया वो इरिगेट हो रहा है, और रिमेनिंग 41.2% जो है वो रेनफेड है। ठीक है, अब हो गया, हमने स्टेट वाइज जान लिया कि हाँ ये स्टेट है, इसमें ये हो रहा है। पंजाब फर्स्ट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा इसकी कभी भी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में ही आएंगे। आपको दे देंगे हरियाणा, पंजाब, है ना, यूपी, तमिलनाडु ऐसे करके दे देंगे, या फिर आपको दे देंगे यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। अब बताइए कौन सा करेक्ट है। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसी क्रॉप है जिसके 100% एरिया में से कौन सा क्रॉप है जिसका एरिया सबसे ज्यादा इरिगेटेड है? मैम व्हीट लग रहा है। वीट, वीट की बात कर रहे हैं आप? जी मैम। सेकंड नंबर पे है, इससे पहले भी एक और है। Rice. राइस नहीं, Okay. राइस आता है आपका 6th नंबर पे। शुगर कैन sugar किसी ने cane। बोला? हाँ राइट। अनिल से नाम लिखते जाइएगा जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, है ना। शुगर कैन फर्स्ट है,
शुगर केन का टोटल एरिया का 95.5% इरिगेटेड है, वीट का 94.5% इरिगेटेड है, सेकंड वीट आएगा। थर्ड आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड आएगा, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। 79.2% टोटल एरिया का 79.2% इरिगेटेड है। देन बार्ले, बार्ले का 79.1%, टोबैको का 65.1% एंड राइस का 60.6%। अच्छा, आप लोग ने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी, यहाँ पे मेनली जो रबी क्रॉप्स हैं उनका एरिया सबसे ज्यादा इरिगेटेड है ना। वीट ले लो, रेपसीड एंड मस्टर्ड ले लो, बार्ले ले लो, है ना। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है, अभी तो हमने पढ़ लिया कि विंटर सीजन में सबसे कम रेनफॉल होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसी पे फोकस करेंगे जहां पे रेनफॉल नहीं आ रही। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ मेज का, है ना, मेरी अभी जो मेरी थीसिस चल रही है वो मेज पे चल रही है। अभी तक मैंने एक भी इरिगेशन नहीं दी और वो क्रॉप जो है 25 दिन की होने वाली है। तो जितनी भी खरीफ सीजन में क्रॉप होती हैं एक्सेप्ट राइस, मेनली उन्हें उतना ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें 1 और 2 इरिगेशन सफिशिएंट होती है। लेकिन जब आप विंटर सीजन में चले जाते हैं तो आपके पास में प्रेसिपिटेशन, नेचुरल प्रेसिपिटेशन का कोई सोर्स नहीं बचता, आप सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलाय कर जाते हैं? इरिगेशन पे रिलाय कर जाते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है। अब इरिगेशन हो गया, ठीक है। अब इरिगेशन के बाद में हमने इरिगेशन दे रहे हैं, लेकिन हम मेथड से देते हैं, है ना, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, ड्रिप इरिगेशन हो, है ना, फ्लड मेथड हो, ये जो सरफेस वाली आ जाती है सरफेस मेथड हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए माइक्रो इरिगेशन हम किसे बोलते हैं? माइक्रो इरिगेशन, अभी तो कोई बात कर रहा था प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ही तो आ जाते हैं ड्रिप इरिगेशन, बबलर इरिगेशन, माइक्रोजेट हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, ये सारे। तो मेनली हम अगर हम माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं तो माइक्रो इरिगेशन में जो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है वो 2 मेथड होती हैं। एक मेथड होती है ड्रिप इरिगेशन और दूसरी होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप लोग ने एसआरएफ में और जेआरएफ आई थिंक 2018 या 19 का क्वेश्चन है जिसमें ये बहुत पूछा जाता था कि लार्जेस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इज, मतलब स्टेट का नाम आपको बताना होता था। अभी पैटर्न चेंज हो गया, अब ड्रिप इरिगेशन में उतना फोकस नहीं करते। एसआरएफ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में सबसे ज्यादा किस स्टेट का एरिया है, और उन्होंने ये भी दिया था कि आपको 30/01/2021 के अकॉर्डिंग बताना था। एसआरएफ का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। मैम तो राजस्थान। इस टाइप, हाँ राजस्थान इस टाइप के क्वेश्चंस आता है ना। तो हम ये जान लिए माइक्रो इरिगेशन। अच्छा है ना, हम माइक्रो इरिगेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सरफेस इरिगेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा वाटर लगता है, मतलब वाटर लॉस भी होता है, बहुत ज्यादा वाटर इन्फिल्ट्रेट हो जाता है ना, और डीप डाउन भी चला जाता है। और जो माइक्रो इरिगेशन होते हैं वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है, जिसमें हम उतना ही वाटर देते हैं जितना यहाँ पे वाटर रूट जो सॉइल वाटर स्टोरेज होता है उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन हो गया और स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। ये जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये दोनों मिला के 14.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। कितना? यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए, ये पुराना डेटा है और ये नया डेटा है। जो माइक्रो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन में कौन कौन आते हैं आपके? ड्रिप इरिगेशन आता है और स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, ठीक है ना। ड्रिप इरिगेशन का एरिया कितना है? 6.7, पहले था 6.11 मिलियन हेक्टेयर, अभी कितना हो गया है? 6.7 हो गया है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का एरिया भी बढ़ गया है, पहले था 6.79, अभी बढ़ गया है 7.8 मिलियन हेक्टेयर। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो टोटल एरिया आएगा आपका 14.5 मिलियन हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है कि माइक्रो इरिगेशन के अंडर पे 14.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया आता है, ठीक है।
अब ये बताइए कि ड्रिप इरिगेशन में किस स्टेट का हाईएस्ट एरिया है? मैम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और अगर मैं ये कह दूं कि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है और मैं आंध्र प्रदेश रख दूं तो वो क्या गलत हो जाएगा? नो। या फिर महाराष्ट्र आपको ऑप्शन मिल जाए हाईएस्ट एरिया इन ड्रिप इरिगेशन इज, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन बोथ एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही लगाएंगे। बहुत, अब मैं बता रही हूँ बहुत, करंट बता रही हूँ, करंट का डेटा बता रही हूँ आपको। ये जो 2020 है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उसका मैं डेटा बता रही हूँ 2022 का, जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी जो आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, दोनों में इक्वल एरिया है ड्रिप इरिगेशन का, दैट इज 1.4 मिलियन हेक्टेयर। आउट ऑफ 6.7 मिलियन हेक्टेयर, 1.4 मिलियन हेक्टेयर is from Andhra Pradesh and 1.4 million hectare from Maharashtra। तो अभी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का दोनों का इक्वल एरिया है। इवन एक साल का कहीं का तो क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, मैं लगाती रहती हूँ क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं रहता, पर मुझे ये पता है क्वेश्चन आया था जिसमें आंध्र प्रदेश को राइट कंसीडर किया गया था। ठीक है। और सेकेंड नंबर में, मतलब फर्स्ट में हम आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र रख लेंगे और सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा कौन? गुजरात एंड तमिलनाडु। गुजरात या फिर तमिलनाडु, जिनका दोनों का एरिया कितना है? इसका भी 0.9 मिलियन हेक्टेयर है और इसका भी 0.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये सब स्टेट ना जो एसआरएफ और नेट वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ वालों के लिए मैं कह दूं कि चलो ठीक है, जितना याद हो जाए याद कर लेना, पर एसआरएफ वालों के लिए तो आप लोग दिमाग पर बिठा लो, और नहीं है विश्वास तो हर साल जाके अपने क्वेश्चन देख लो लास्ट ईयर के, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर योर एसआरएफ एग्जामिनेशन। ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट में आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना, सेकेंड में गुजरात एंड तमिलनाडु आ जाएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन की अगर हम बात करें, आप लोग ने बता दिया फर्स्ट कौन है? राजस्थान। सेकेंड नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? कर्नाटका। ठीक है। अगर हम टोटल माइक्रो इरिगेशन की बात करते हैं, जहां पे हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को कंपाइल कर देते हैं, ठीक है ना, तो उनमें अगर हम हाईएस्ट एरिया की बात करते हैं तो वो है आपका कर्नाटका का। अगर हम दोनों के एरिया को मिला देते हैं तो कर्नाटका एंड देन आएगा आपका राजस्थान। मतलब जो आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या था? स्प्रिंकलर में था पहले राजस्थान देन कर्नाटका। अगर आप टोटल माइक्रो इरिगेशन एरिया की बात करेंगे तो वहां पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका कर्नाटका एंड सेकंड में आ जाएगा आपका राजस्थान, और ड्रिप में आपका क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सेकंड पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग से, आगे आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि जो माइक्रो इरिगेशन का एरिया है हमने अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ लिया? मतलब माइक्रो इरिगेशन का देखेंगे जाए तो राजस्थान पढ़ लिया, है ना, कर्नाटक पढ़ लिया, आंध्र प्रदेश पढ़ लिया, तमिलनाडु पढ़ लिया, ठीक है, और महाराष्ट्र पढ़ लिया, हाँ, गुजरात पढ़ लिया। इतने सारे हमने स्टेट कवर कर लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो माइक्रो इरिगेशन का एरिया है वो हाईएस्ट ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है या फिर वेस्टर्न या नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ इंडिया में है? मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा? साउथ इंडिया में वेस्टर्न एंड साउथ, हाईएस्ट आ जाएगा यहाँ पे और लोवेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना तो ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया वहां से। पर मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि हम माइक्रो इरिगेशन को जो वेस्ट एंड सदर्न इंडिया है
वहीं पे हम फोकस कर रहे हैं। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम फोकस नहीं कर रहे, कोई तो रीजन होगा। मैम वेस्टर्न इंडिया थोड़ा ज्यादा डेवलप है एज ए कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। बिल्कुल भी नहीं हम ऐसा कह सकते। मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी एक हिंट दी थी, पहले ही दी थी, कि जो आपका इरिगेशन है वो सिर्फ दो ही चीजों के आगे पीछे घूमता है, एक स्पेशियल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। और ज्यादा से ज्यादा आप आएंगे तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, दैट इज दिस। अब आप बताइए ऐसा क्यों? मैम जो ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्ट स्टेट है वहाँ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है कह सकते हैं एज ए कम्पेयर टू वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। वेरी गुड, एकदम एग्जैक्ट आंसर है ये, हम बोल सकते हैं ये चीज। जबकि वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में जो रेनफॉल है ना, एक तो अभी अपन ने पढ़ लिया वेस्टर्न राजस्थान के बारे में, ठीक है, कि वहां पे सबसे लोवेस्ट रेनफॉल होती है ना। और दूसरा एक और चीज होती है, तो ये क्या हो गया, वाटर की स्कैरिसिटी है। और दूसरा इस एरिया में अनइवन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए यहाँ पे जो माइक्रो इरिगेशन है, क्योंकि वाटर स्कैरिसिटी है, अगर वाटर की स्कैरिसिटी है तो ऑब्वियसली बात है हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ओर मूव करेंगे। सही है ना? प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहता ही क्या है, राइट टाइम Yes, पर, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में, है ना, राइट मेथड एंड राइट सोर्स के थ्रू जब हम इनपुट को अप्लाई करते हैं तो उसी को हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो जहां पे स्कैरिसिटी है वहीं पे हम ये चीज सोचेंगे ना। यही रीजन है कि जो वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया है वहां पे माइक्रो इरिगेशन ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, क्योंकि वहां का जो ग्राउंड वाटर है ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और वहां का वाटर सैलो है, तो ज्यादा उन्हें परेशानी भी नहीं है, मतलब ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो डीप भी नहीं है। ठीक है, चलो इतना हो गया। ये सब डेटा लिखा हुआ है, एज वेल एज आपको सोर्स भी दिया हुआ है, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। या फिर कभी इनकेस ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और आंसर गलत निकल जाता है, अब आप सोर्स ढूंढने बैठेंगे, यार मैंने ये पढ़ा तो था पर कहाँ से, तो आप सोर्स दे सकते हैं। रेफरेंस मांगते हैं ना जब आप क्वेश्चन चैलेंज करते हैं, इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ दी जो भी मैंने डेटा लिखा है उसका मैंने सोर्स दिया हुआ है, क्योंकि सोर्स देना बहुत जरूरी है। अब बताइए, अब हम आ जाते हैं ग्राउंड वाटर, मैंने पढ़ा ना ग्राउंड वाटर की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, एक और क्वेश्चन आया था शायद एसआरएफ में आया था कि यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब आपके पास में जितना भी अवेलेबल ग्राउंड वाटर है, जितना भी, अभी मैं बताती हूँ कितना, जितना भी अवेलेबल ग्राउंड वाटर है उसका कितना परसेंट हम यूज कर पा रहे हैं, उसी को हम यूटिलाइजेबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूटिलाइजेबल बोल देते हैं। ठीक है, तो कितना अवेलेबल है और उसका हम कितने परसेंट यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो टोटल क्वांटिटी है आपकी 432 किलोमीटर क्यूब पर ईयर। इतना आपके पास में क्या है, ग्राउंड वाटर है, रिप्लेनिश, मतलब जैसे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका 71 किलोमीटर क्यूब जो होता है, ठीक है, वो हम किस में यूज कर लेते हैं, अपने डोमेस्टिक यूज में ले लेते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, जैसे तालाब वगैरह होते हैं, है ना, नल वगैरह होते हैं, वहां से जो पानी आ रहा है वो हम अपने डोमेस्टिक में यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, अदर यूजेस भी होते हैं। तो ये जो अपने पास में रिप्लेनिशेबल वाटर है ना, इसका हम 71 जो होता है वो हम डोमेस्टिक, इंडस्ट्री एंड अदर यूजेस में कर लेते हैं। अब इतने में से, मतलब 432 में से अगर हम 71 निकाल देते हैं तो जितना वाटर बचेगा उसका हम कहाँ पे यूज करेंगे, इरिगेशन में यूज करेंगे। तो इरिगेशन के लिए कितना वाटर हो जाएगा, घटाओ जरा, 432 में से 71 कितना आएगा? 29%। क्या ये बताओ ना। 29%।
अरे ये करो 432 माइनस 71 करो। 71% की बात नहीं करी है मैंने, यहाँ पे 71 किलोमीटर क्यूब पर ईयर यूज कर लेंगे। 361 कितना? 361। हाँ, ये जो 361 है ये अवेलेबल है। क्या हम सारे के सारे अवेलेबल वाटर जो है वो हम अपने इरिगेशन में यूज कर लेंगे? नहीं, कुछ परसेंट तो ऐसा रहेगा ना कि जो आपके एक्वाफर में रह जाएगा, जो डीप डाउन रहेगा, जिसे हम ले नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका 10% जो होता है वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, मतलब बोल सकते हैं इनडायरेक्टली 10% हमारे को यूज का नहीं है। इसका 90% हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसे हमारे लिए इरिगेशन के लिए बेनिफिशियली यूज कर सकते हैं। और अगर जब हम 361 का 90% निकालेंगे तो ये आएगा 325 किलोमीटर क्यूब पर ईयर। और यहां से यही क्वेश्चन आया था कि जो अवेलेबल वाटर है इरिगेशन के लिए उसका कितना परसेंट हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो हम 90% यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये SRAD में भी दिया हुआ है आपके, और ये SRF का क्वेश्चन है। तो टोटल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर कितना हो गया, जितना हमने इरिगेशन के लिए यूटिलाइज किया, दैट इज 325 प्लस 71, ये आपका टोटल हो गया। अगर आपसे कभी पूछे ना कि टोटल यूटिलाइजेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? 325 भी आप यूटिलाइज कर रहे हो और 71 भी आप किसके लिए यूज कर रहे हो? डोमेस्टिक इंडस्ट्री और अदर यूजेस के लिए कर रहे हो, तो मतलब आप ग्राउंड वाटर को यूज कर पा रहे हो। तो ये आ जाएगा आपका 396, मतलब आपका जो 432 किलोमीटर क्यूब पर ईयर है उसमें से आप 396 जो है वो यूटिलाइज कर पा रहे हो। ये याद रखना है आपको। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे ये क्वेश्चन बनता है। अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता ही है, इसमें मैं फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करने वाली। ये आपको ये पता है ट्यूबवेल सबसे ज्यादा 21.72 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 40% जो होता है वो ट्यूबवेल का यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, है ना। फिर आपका अगर बात करते हैं इसके कैनाल्स की, सेकंड कैनाल आता है, पहला ट्यूबवेल होता है, सेकंड कैनाल होता है, ठीक है ना। थर्ड आपका क्या आ जाता है, जो बेल्स हो जाते हैं वो आ जाते हैं। फोर्थ आपका क्या हो जाता है, टैंक या फिर अदर सोर्सेस भी आ जाता है इसी में। तो ये याद करने का, इसमें कुछ समझाने का नहीं, इसलिए हम इसके साइड नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बताइए आपके इरिगेशन का पर्पस क्या है, आप क्यों इरिगेशन कर रहे हैं? अच्छा चलिए छोड़िए, इसको हम कल करेंगे पर्पस को, अभी आगे हम PYQ देख लेते हैं। और भी रह गया। अच्छा, किस किस को क्लास बोरिंग लग रही है ये बताना जरा। कोई है जिसको क्लास बोरिंग लग रही है और लग रहा है यार मैम ऐसा तो नहीं पढ़ाना चाहिए था? एनीवन? अच्छा, किस किस को क्लास अच्छी लग रही है और बोरिंग नहीं लग रही है? यस मैम। धन्यवाद आपका। अच्छा, थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू। क्योंकि जो भी हम एफर्ट्स देते हैं ना, मतलब ये PPT बनाने में आपको 3 से 4 दिन लगते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोर्स देना, क्योंकि क्वेश्चन चैलेंज कहां से करोगे, आना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन चैलेंज अगर आ गया तो आपको चैलेंज करने की आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सोर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, जिनको भी मेरी क्लास बोरिंग नहीं लगी, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? ये आया था आपके SRF 2024 और आपका ये ABC है ना, 3 उसमें आता है आपका पेपर, 3 सेट होते हैं ABC करके। जो SRF वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। A में जनरल एग्रीकल्चर होता है, B में कॉमन होता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट NRM, और C में इकोनॉमी होता है। तो उसमें इसी साल ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमाउंट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है। अब आप लोग आंसर बताइए,
आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर बताइए। अच्छा, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना बताइए। मैम ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, कोई और? 3 मैम ऑप्शन 2 होगा, नॉर्मल। क्यों होगा ऑप्शन 2? ऑप्शन 3 मैंने बताया था ना, प्री मानसून में, फिर पोस्ट मानसून, एंड सबसे कम बारिश जो होती है वो विंटर सीजन में होती है। ठीक है, देख लिया आप लोग ने, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर हम फिर से चले जाते हैं, SRF 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट पढ़ लीजिए। ऑप्शन 3। कल मैंने पढ़ाया था इसको। 215 मिलियन हेक्टर मीटर। इनफिल्ट्रेट, कितना वाटर इनफिल्ट्रेट हो रहा है, मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था। जो कल के बच्चे हैं उनको तो आंसर देना चाहिए। बताओ कौन कौन था कल प्रेजेंट? मैम पहला है, पहला, वेरी गुड जतिन सर। एग्री डॉक्टर सर, नाम तो लिखते जाइएगा बच्चों का। पहला देखो, जो 400 मिलियन हेक्टर मीटर मैंने आपको पानी बताया था, मतलब टोटल प्रेसिपिटेशन बताया था, इसमें से मैंने आपको बताया था जो इनफिल्ट्रेट हो जाता है इनटू द सॉइल, दैट इज 215 मिलियन हेक्टर मीटर। जो इवापोरेशन हो जाता है वो 70 मिलियन हेक्टर मीटर होता है। और जो सरफेस फ्लो हो जाता है वो 115 मिलियन हेक्टर मीटर होता है। बताया था मैंने ये कल आंसर, कल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। फिर इसका भी फर्दर मैंने बताया था, 215 का सॉइल मॉइस्चर में कितना कंट्रीब्यूट होगा, 165। फिर ग्राउंड वाटर में कितना रिचार्ज हो जाएगा, 50। ये भी मैंने बताया था। सोचिए, इतना इजी क्वेश्चंस भी SRF में आ जाता है, और अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे गलत भी कर देते हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं है, ये हर बुक में, आप SRDT की बुक में चले जाइए तो भी आपको ये मिल जाएगा, आप इरिगेशन एग्रोनॉमी की बुक में चले जाइए तो भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक RS मीना सर की बुक में भी दिया होगा, मुझे याद नहीं है पर दिया होगा। चलिए, इसका आंसर में तो टाइम नहीं लगना चाहिए। द स्टेट विथ हाईएस्ट एरिया कवर्ड अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन, सबको पता है। राजस्थान। सबको पता है। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके था, मैंने इसलिए डाल दिया है आपको क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, है ना। हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन, कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जनरल है ये कहाँ पब्लिश होता है, तो स्प्रिंजल जो होता है उस पर पब्लिश होता है। इसे सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, रट्टा बोल सकते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया सबको पता होना चाहिए, ये 2022 में आया था SRF में। हाँ 4 नंबर। हाँ, राजेंद्र सिंह, ठीक है। हम कब वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं? आई थिंक ये भी मैम सबको 22 मार्च, ये तो सबको ही पता है। हाँ, सभी को पता है। देखो, ये SRF के क्वेश्चन में बता रही हूँ आप लोग को, ये SRF 2020 में आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, SRF 2022 CSAT में आया था। इसका मतलब ये है, इंडियाज एस्टिमेटेड वाटर पोटेंशियल फ्रॉम सरफेस फ्लो इज, ये आपको याद रखना है, कितना है, 180 मिलियन हेक्टर मीटर। ये याद रखना है आपको, 180 मिलियन हेक्टर मीटर। ठीक है, हो सकता है कभी रिपीट हो जाए किसी भी पेपर में। ये तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। हाँ,
ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं एक और बचेगा अभी, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज इज यूज्ड करेंटली बाय इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। मैंने आपको 3 तरीके से बताया था, ग्लोबल, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। और मैंने आपको ये बताया था जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें अपना इंडिया आता है। डू यू रिमेम्बर और नॉट? मैंने ग्लोबल का बताया था 70% जो टोटल वाटर होता है उसका एग्रीकल्चर में यूज होता है, 22% जो होता है वो किस में यूज होता है, अपने इंडस्ट्री में, और 8% डोमेस्टिक यूज होता है। इसका और मैम मैंने 80-25 होगा ना? क्या 75 to 80? नहीं 82 था ना वहाँ पे शायद। 82? यस मैम। नहीं, वहां पे मैंने आपको 3 बताए थे। कल आप क्लास में थे क्या? यस चलो मैम। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? ऑप्शन याद रखना, रुकना 1 मिनट। यहाँ जाइए, देखिए मैंने ग्लोबल का बताया था, मैंने डेवलप्ड कंट्री का बताया था, और मैंने डेवलपिंग कंट्री का बताया था, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70%, अप्रोक्स 70% क्या हो जाएगा, ग्लोबल का था, है ना? अराउंड 30% आपका डेवलप्ड कंट्री का था जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा था, और अराउंड हम 80 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। अराउंड 80 किसका था, आपके एग्रीकल्चर का था, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 75 to 80%, ठीक है? आप बोलोगे मैम 82 to 85% क्यों ले लिया? क्योंकि हम अगर 82 to 85 अगर जाएंगे ना तो फिर हमारे इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कहाँ जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम एक एवरेज लेंगे तो उसका एवरेज आएगा 75 to 80%, और दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एसआरएफ का क्वेश्चन है 2023 का, बी सेक्शन में, जो कि सोइल साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रोनॉमी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है क्या इसमें? नो मैम। ठीक है, हाँ आगे आ जाते हैं। अब जेआरएफ वालों का एक क्वेश्चन था, अच्छा ये तो बता दिया था मैंने। चलिए एक बार और बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। करेक्ट ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ट्रेंड बताना है आपको ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज वाटर बजट। ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 में जेआरएफ का। जेआरएफ वाले जो भी स्टूडेंट है उन्होंने देखा है क्या ये क्वेश्चन? एक ट्रेंड था 100%, 48.7%, 40%, 11.2%, यही ट्रेंड था ना? थर्ड आंसर बिल्कुल गलत। पूछो क्यों, पूछ लो एक बार क्यों। चलो मैं ही बता देती हूँ। दीजिए। देखो प्रेसिपिटेशन तो आएगा ना, अगर जहां पे प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है वो तो पूरा 100% था ना, उसे आप कैसे भूल सकते हो? सही क्या गलत? 100% को कैसे भूल सकते हो आप प्रेसिपिटेशन को सेकंड में कैसे जा सकते हो? वो तो 100% है ना। तो पहला हो गया प्रेसिपिटेशन। फिर आएगा 48.7 वाला, जो कि आपका क्या था, रिवर वाला था, पोटेंशियल फ्लो इन रिवर। देख लीजिए सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर आपका 40% क्या था, ईटी था कि नहीं? 40% इवापोट्रांसपिरेशन हो जा रहा था, तो थर्ड ये आ जाएगा। फोर्थ आपका क्या आ जाएगा, 11.2%। मैंने बताया था 11.2% नेचुरल रिचार्ज होता है एक्वाफर वगैरह में, तो वो आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर। आंसर ये सही चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं। पता है क्वेश्चंस की ना, मैं बता रही हूँ,
मैंने JRF दिया, SRF दिया और नेट एग्जाम दिया है ना। यही चीज होती है, हम हमेशा ना बहुत बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और क्वेश्चंस ना बहुत छोटी सी चीज से आते हैं और हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग जाके अपनी इरिगेशन एग्रोनॉमी या फिर SRAD प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा अरे ये तो दिया था, अपनी ही बुक में दिया था, हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, कल जो रिमेनिंग थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का नहीं है, पर हम स्टार्ट करेंगे अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना आपका इरिगेशन चल ही नहीं सकता, जिसके बिना आपका वाटर अपटेक, वाटर का एक जगह से दूसरी जगह जो डिप्लेसमेंट होता है, कुछ भी नहीं हो सकता उसके बिना। मतलब मैं बोल सकती हूँ अगर आप इरिगेशन पढ़ रहे हैं और अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, आपके 90% कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाते हैं, और ये होता है आपका पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? अगर आपका वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाना है तो कैसे जाएगा? पोटेंशियल के वेरिएशन के कारण। अगर वाटर जो है वो सॉइल से प्लांट अपटेक कर रहा है तो क्यों कर रहा है? पोटेंशियल के वेरिएशन के कारण। अगर आपका कैपिलरी वाटर हो गया, आपका जो ग्रेविटेशनल वाटर वगैरह हो गया है ना, अगर आप इन्हें कैटेगराइज कर भी पा रहे हैं तो किस बेसिस पे कर पा रहे हैं? पोटेंशियल के कारण। ठीक है, तो हर जगह पे आपका पोटेंशियल, अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है वाटर पोटेंशियल। तो हम कल पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। हम बात करेंगे रेफरेंस लेवल क्या होता है। हम बात करेंगे कि जब हम रेफरेंस लेवल से, है ना, वाटर को अपना पॉइंट ऑफ जो क्वेश्चन होता है या पॉइंट ऑफ जो कंसर्न होता है, जब हम यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं तो हमें 3 कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या होती है? आपके टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, आपके स्टेट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, आपकी एनर्जी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तभी आप बता सकते हैं कि हाँ, आपको रेफरेंस लेवल से आपके पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में ले जाने में आपने इतनी एनर्जी स्पेंड करी है। आपकी फ्री एनर्जी क्या होती है, आपकी गिफ्ट एनर्जी क्या होती है, दे बोथ आर सेम, है ना। हम इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे, कल नहीं मंडे को। आई थिंक आप लोगों को वो क्लास भी अच्छी लगेगी और आप लोग पढ़ना चाहते हैं। कौन कौन है जो मंडे को भी कंटिन्यू करेगा? अच्छा, ठीक है, आयुषी कुमारी, ठीक है, जतिन, ठीक है, बहुत लोग हैं जो दोबारा आना चाहते हैं। और हाँ, आपकी जो क्लास है ना, जिनने भी कल की अंचल, ठीक है, सभी आइएगा। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग आए। एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी क्लासेस अभी फ्री चल रही हैं, है ना, और जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड है, एटलीस्ट आप वो तो अटेंड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, आपके जो भी पैरामीटर हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के, है ना, अगर हम उन समय है एलिजिबल हैं, हाँ, कि ठीक है भाई ये अपने स्टैंडर्ड को मैच कर पा रही हैं, है ना, सारे हमारे जो ट्यूटर हैं, तो आप कोर्स लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चंस का आंसर बता रहे हैं उनको ये है कि वो जरूर उनको डिस्काउंट मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग अपने साइड से भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चंस बताए, उतने परसेंट आपको हर क्वेश्चन में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं? विपिन, जतिन, ठीक है, आयुषी कुमारी। आयुषी, आप किस ईयर में है अभी? थर्ड ईयर में जाएंगे। बहुत राइट टाइम में आपने एक राइट चॉइस, मतलब जिस टाइम पे लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमें एग्रोनॉमी में जाना है, हमें प्लांट साइंस में जाना है, हमें JRF करना है, हमें कंपटीशन साइड जाना है, अगर उसी टाइम पे कोई एक डिसाइड कर ले रहा है ना कि हाँ हमें एग्रोनॉमी में ही मूव करना है और अपनी राइट स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ता है वो इन 2 सालों में, तो उसकी रैंक तो कहीं नहीं गई फिर। अच्छा हाँ, एक और मैं बता देती हूँ, अभी तो हमारा ये चल रहा है कि गिव अवे है आपका, है ना, कि आप इतना करोगे, मतलब आप इतने क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा।
लेकिन आपने जो पैसा दिया है, जो भी आपने पैसा पे किया है, वो भी आप रिटर्न ले सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आपकी JRF एग्जामिनेशन, SRF एग्जामिनेशन में, है ना, आपकी 1 to 10th रैंक आती है, विद इन 1 to 10th आती है, तो हम आपको 100% रिफंड कर देंगे आपकी पूरा पैसा। 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। सोचो, आप पूरा साल भर पढ़ लिए या 2 साल पढ़ लिए और आपको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है। कितनी अच्छी डील है, ठीक है। अगर आपका 11 to 20 रैंक के बीच में आता है तो हम आपका 50% रिफंड कर देंगे। अगर आपका 21 से 30 के बीच में आता है तो हम आपका, या फिर 50 के बीच में आता है, चलिए 50 कर लेते हैं, तो हम आपका 25% रिफंड कर लेंगे, 75% हम रख लेंगे। ये भी आपके पास में एक ऑफर है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपको 90% जो क्लासेस हैं, आपकी अटेंडेंस 90% होनी चाहिए और आपको टेस्ट देना है, क्योंकि हमें पता है जब तक आप क्लासेस और टेस्ट को रेगुलेट नहीं करेंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कंडीशन रखी है। तो आप वापस भी अपना पैसा ले सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते आपका पैसा रखना, हम चाहते हैं बिल्कुल आप अपना पैसा हमसे वापस ले लें। कोई है जो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है? एनीवन हु वांट टू ज्वाइन कोर्स? विपिन, देखो यहाँ पे ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए। जिसको भी कोर्स से रिलेटेड एनी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है, तो वो लिख लीजिए नंबर 7891530874। आप अनिल सर को कॉल कर सकते हैं, है ना, तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने इतने क्वेश्चंस का आंसर दिया था, मुझे इतना डिस्काउंट चाहिए, तो जो भी फीसिबल होगा वो आपको दे देंगे, ठीक है। आप जाके एटलीस्ट आप इतना तो कर लीजिए कि प्ले स्टोर से जाके आप एग्री डॉक्टर ऐप को, इस टाइप का आपको साइन दिखेगा एग्री डॉक्टर का, इस टाइप का, ये आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। इतना तो कर लीजिए ताकि आपको जो फ्री चीज